हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान में कल इमरान खान और जहांगीर खान तरीन के केस का फैसला आने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है और एक नए सफर का आगाज हो गया है, जो कि माय लॉर्ड से बाबा तक का सफर है। कल इमरान खान की अहलियत और जहांगीर खान तरीन की नाअहलियत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला सामने आया, उसके बाद पूरे मुल्क में एक नई बहस का आगाज हो गया है। अदलिया पर तनकीद पहले नून लीग की तरफ से तो होती थी, क्योंकि पनामा केस में उनके वजीर आजम नवाज शरीफ साहब पर नुकसान पड़ा था, उन्हें डस पहुंची थी। लेकिन जहांगीर खान तरीन की नाअहलियत के सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अदलिया पर एक तरह से तनकीद का आगाज हो गया, जब उनकी तरफ से नजरिया तवाजुन की बात की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही आला अदलिया से नाखुश रहती है और इसका बहुत सी जगहों पर इजहार भी करती रहती है, तो हर तरफ से बढ़ती हुई तनकीद से शायद मजबूर होकर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में दो मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब किया। और बावजूद इसके कि कल इमरान खान और जहांगीर तरीन के केसेस का तफसीली फैसला आ गया था, उसमें तफसील से वजाहत आ गई थी, उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने शायद जरूरी समझा कि मजीद वजाहत दी जाए, अवामी फोरम पर वजाहत दी जाए और काफी डिटेल में आज बात की। जो चंद इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बातें की हैं जिन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, एक नई बहस का आगाज कर दिया है पाकिस्तान में। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जुडिशरी अदलिया पाकिस्तान में बाबा है। अब बाबा से मुराद उनका गांव देहात का वो शख्स जो कि सरपंच होता है, जो कि मुख होता है गांव का, जो कि तमाम गांव वालों के झगड़ों को निपटाता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में सफर अदलिया का माय लॉर्ड से बाबा तक पहुंच गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मैं फंस गया हूं इमरान खान, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के केसेस में, और एक तरह से उन्होंने अपनी या तो मायूसी का या झुंझलाहट का इजहार किया कि सियासी केसेस इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट में आते रहे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अदालती सफर के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी फरमाया कि बाबा यानी कि अदलिया ना तो किसी प्लान का पहले हिस्सा था और ना ही आइंदा कभी बनेगा। कल के फैसले के हवाले से भी उन्होंने काफी वजाहत की और साथ ही यह भी कहा कि अदलिया पर कोई दबाव नहीं है और अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अदलिया पर दबाव डाल सके। कुछ अदालती इस्लाहात के हवाले से भी उन्होंने बात की चीफ जस्टिस साहब ने, और यह कहा कि मैं हाथ फैला के दरखास्त करता हूं कि इस्लाहात कर दी जाएं। अगर अदालती इस्लाहात ना हुई तो फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब ने की हैं। सवाल यह पैदा होता है कि कल के तफसीली फैसले की वजाहत के बावजूद आज चीफ जस्टिस साहब को इमरान खान और जहांगीर तरीन फैसले की वजाहत एक बार फिर और वो भी अवामी फोरम पर देने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने आज दो ट्वीट्स की हैं जो कि बड़ी खतरनाक हैं। एक तरह से चीफ जस्टिस साहब के बयानात का जवाब है। मैं चाहूंगी कि वो आपको दिखाई जाएं ट्वीट्स, और एक ट्वीट में वो कहती हैं कि माय लॉर्ड, क्या आपका बाबा व्हाट्सएप कॉल्स भी किया करता था? और दूसरी ट्वीट में वो कहती हैं कि इंसाफ खुद बोलता है, इसे किसी तशरीह, तफसीर, तकरीर या इजाफी नोट की जरूरत नहीं पड़ती। नून लीग इससे पहले भी बड़ी सख्त तनकीद करती रही है, लेकिन आज ऐसे वक्त पे जब चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि अगर फैसला आपके खिलाफ आए तो गालियां मत दें अदलिया को, इसके फौरन बाद मरियम नवाज साहिबा के इस तरह के ट्वीट्स आ जाना, पाकिस्तान आखिर किस सम्त में जा रहा है। इसी हवाले से मुल्क के मारूफ कानूनदानों और बेहतरीन कानूनी दिमागों के साथ अपडेट करेंगे। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब इरफान कादिर साहब। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जनाब यासीन आजाद साहब, और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तजा साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। यासीन आजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है।
सर सबसे पहले तो ये बताएं कि अदलिया को जो बाबा बाबा करार दे दिया है, ये माय लॉर्ड से बाबा तक का सफर, क्या कहेंगे आप इस पे? चीफ जस्टिस साहब को इस तरह की टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो अपने मसले मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर तय करने के बजाय पॉलिटिकल मामलात को अदालतों में लेके जाते हैं। और पॉलिटिकल मामलात को जब आप अदालतों में लेके जाएंगे और वक्तन फ़क्तन अदालतों की तरफ से कोई फाइंडिंग अगर आएगी और उसके बाद पब्लिकली ज़ाहिर है कि जब जजमेंट आ जाता है तो उस पर इज़हार ख्याल करने का हर आदमी का हक बनता है, चूँकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। और जिस तरह अभी ख़ुद आपने कहा कि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बाबा का अल्फाज इस्तेमाल किया, मेरे नज़दीक तो माय लॉर्ड का अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसमें अमेंडमेंट की थी एक ज़माने में, और वो अमेंडमेंट ये थी कि सर और यूआर रनर के नाम से पुकारा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब बाबा किस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा वो एक अलग बहस है। ज़ाहिर है कि मैंने उनकी पूरी स्पीच तो नहीं सुनी, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल वाज़ह तौर पे कह देना चाहता हूँ, वो ये कि जब पॉलिटिकल मामलात को आप अदलिया में ले जाएंगे और अदलिया पॉलिटिकल मामलात को इंटरटेन करना शुरू कर देगी और अदलिया अगर वक्तन फ़क्तन लोगों को मतलब ये जजमेंट दे कि अब ये आदमी अमीन और सादिक नहीं रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर जो हमारा अदलिया का इदारा है उस पर पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को बोलने का अब मौका फराहम करेंगे। आपको याद होगा कि पनामा लीक का जब मामला आया तो पहले हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कह के इनकार कर दिया कि जब तक कोई मजबूत कानून साजी नहीं हो जाती हम पनामा का केस एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन बाद में उस केस को एंटरटेन किया गया, जजमेंट दिया गया और एक वीक ग्राउंड पे आपने एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया। मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता था कि वीक ग्राउंड पे आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया। सर इस पर मैं इरफान कादिर साहब का मौक़िफ़ भी लेना चाहूंगी। इरफान कादिर साहब, आप क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस साहब ने आज जो बातें की हैं, हम तमाम बातों पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो कहा कि अदलिया बाबा है, फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की जिस तरह की ट्वीट आ गई कि क्या बाबा, आपका बाबा व्हाट्सएप कॉल्स भी करता है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चीफ जस्टिस साहब का जो मनसब है अगर उसको सामने रखा जाए तो उनको चाहिए कि अपना जो उनका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको भी वो मलूज़े खातिर रखें, क्योंकि उसमें बड़े साफ तौर पे लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस जो है या कोई भी जज किसी तरह की पब्लिक कंट्रोवर्सी में नहीं आएगा और अपनी पब्लिसिटी वो नहीं करेगा, अपनी तशहीर नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए और इस तरह के बयानात से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जज साहिबान जो हैं वो ख़ुद अपनी डिफेंस में या अपने दफा में नहीं बोला करते, बल्कि उनके तो फैसले जो हैं वो बोलते हैं और सारी दुनिया में जजेस रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हैं। और जिस कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मैंने हवाला दिया है उसमें ज़रूरी है कि जजेस जो हैं वो रिस्ट्रेंट भी एक्सरसाइज करें, वो काम रहें, उनका कंपोजर रहना चाहिए। और ये यासीन आज़ाद साहब ने इस हद तक बात ठीक कही है कि अदलिया को इस तरह के मामलात में नहीं आना चाहिए। मैं खुश हूँ कि उन्होंने ये बात की है, क्योंकि मैं कई सालों से ये अदलिया को बार बार कह रहा हूँ कि आप इस तरफ मत जाएं, इस तरफ मत जाएं। और इससे पहले जो इन्होंने फैसले किए और जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स ले डाउन किए जिसके तहत वो इस तरह के मामलों को उन्होंने टेकअप किया था सियासी रेशा दवानियों की वजह से, तो मैं तब भी कहता था कि इस तरफ मत जाएं। और आज चीफ जस्टिस ने भी, आपने जिस तकरीर का हवाला दिया है, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास ये मामले आते चले जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको चाहिए चीफ जस्टिस साहब कि आप तमाम केसेस को लगाएं, पिछले केसेस को रिविजिट करें और अब तक जो भी आपने आइन से एक तजावज़ किया है वो तमाम जूरिस्प्रूडेंस जो बिल्डअप किया है उसको ठीक करें। तो फिर आपको ये पब्लिक कंट्रोवर्सीज में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अदालती फैसलों के जरिए अपने जो एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप क्यों नहीं करते वो? ठीक, बिल्कुल सही। कामरान मुर्तजा साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, मेरे साथ इसका टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तजा साहब। देखिए, हम उन लोगों में से शामिल हैं जो सिविल सुपरमेसी पे बिलीव करते हैं जी। और जो लोग सिविल सुपरमेसी पे बिलीव करते हैं वो कोर्ट्स को हमेशा ताकतवर बनाना चाहते हैं, मगर हम वो ताकत वो कोर्ट को देना चाहते हैं जो कानून के मुताबिक है। वो चीज जो कानून के मुताबिक नहीं है
जो आपके करने का काम नहीं है वो हम उस चीज को अपोज करते हैं कि वो आप न करिए। आप जब वो काम करेंगे, आप अपने मामला से जब बाहर निकल के जो अपने पेज से बाहर निकलेंगे तो उसके नतीजे में आप पे तनकीद होगी, और जब आप पे तनकीद होगी तो एक कुदरती अमर ये होता है कि आप उस तनकीद को डिफेंड करना चाहेंगे। तो हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व ना होइए, ये 184(3) का स्कोप नहीं है, और इस तरह के मामला को, इस तरह के सियासी मामला को डायरेक्टली कोर्ट नहीं लेती। हम ये नहीं कह रहे कि सियासी मामला को जो है ना वो बिल्कुल खत्म न लीजिए, ये कह रहे हैं कि उसके लिए एक मैकेनिज्म मौजूद था, एक तरीकाकार मौजूद है, उस तरीके के मुताबिक आने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आपने अपने लिए एक तरीकाकार रखा हुआ है, आपके अगेंस्ट, आपकी जजेस के अगेंस्ट जो शिकायत आती है वो आप आर्टिकल 209 के तहत डील करते हैं। अगर इससे इधर कोई मामला हो जाए तो आप माइंड करते हैं, तो आप कहते हैं कि जी ये इख्तियार नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि ये पॉलिटिशियन का, ये पार्लियामेंटेरियन का जो मामला है, यहाँ पे भी 225 का कतगन मौजूद है। आप उस मामले को उसी तरह से रूट होके आने दीजिए, अल्टीमेट फैसला आपने करना है, मगर उसको एक छाननी में छन के आने दीजिए, फिर आप फैसला कीजिए। कामरान साहब, ये फरमा दीजिएगा कि हमारे यहाँ अदलिया, खासतौर पे आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, वो माय लॉर्ड है या वो बाबा है अब रियासत का? वो बाबा जो है वो महावरतन उन्होंने कहा था, मैं उसमें इंसिडेंटली उस अपना तकरीब में मौजूद था, और अभी भी मैं लाहौर से वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ उसी तकरीब में शिरकत करने के बाद। तो वो उसको आप लाइटर वे में ले लीजिए, वो बाबा तो हमारा वाइस चेयरमैन, हम उसको बाबा कहते हैं, तो उसको ये उसको महावरतन ले लीजिए। उनका कहना सिर्फ ये था कि बाबे की भी इतनी इज्जत होती है जितनी मतलब उसके ऊपर भी इस तरह की तनकीद नहीं होती जिस तरह से आज अदलिया पे की जा सकती है, तो उसको आप लाइट पे ले लीजिए। ठीक है कामरान साहब, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में काफी शोर भी आ रहा है, एक ब्रेक में सवाल उठाया था कि ये बाबा है या माय लॉर्ड है, उनको बाबा कहें या माय लॉर्ड कहें, तो ये ना बाबा है ना माय लॉर्ड है, क्योंकि माय लॉर्ड इनकी बड़ी कोशिश थी कि इनको कहा जाए, लेकिन उस पर कानून बन गया था, और उस कानून के बाद उसमें लिखा था कि इनको सर या जनाब आप एड्रेस करेंगे या योर ऑनर एड्रेस करेंगे। माय लॉर्ड जो था वो डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि मुसलमान के लिए लॉर्ड का नाम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए लिया जाता है और किसी शख्स के लिए नहीं लिया जा सकता। अब सवाल आपका फिर उधर ही मैं आता हूं कि रियासत का बाबा, तो इसके लिए हमें आइन का आर्टिकल 2A देखना पड़ेगा। वहां पे लिखा हुआ है हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है। तो जजेस तो मैं जैसे मैंने कहा वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कोई बाबा बाबा का, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। कौन है उनके ज़हन में? जी मैं बताता हूँ, रियासत में जो हाकमियत है कॉन्सेप्ट में वो अल्लाह ताला की है, और जो अवाम है वो अपनी जो अल्लाह ने जो उनको एक अख्तियार दिया अवाम को, वो इख्तियार वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए इस्तेमाल करेंगे। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, और वहां पे कोई जिक्र नहीं है कि वो जज साहिबान के जरिए करेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत भी, हमारा काम अब है कि हम हुकूमत भी चलाएं क्योंकि हुकूमत अपना काम नहीं करती, तो ऐसा कोई रोल चीफ जस्टिस साहब का नहीं है। और मैं समझता हूं कि उनको चाहिए जजेस के साथ मिलकर मीटिंग करें और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं रियासत के बारे में और अपने बारे में उनको भी दुरुस्त करें, और ये चीजें जो है ये इस तरीके से पब्लिक कंट्रोवर्सी इन चीजों की ना क्रिएट करें। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है कि चीफ जस्टिस साहब तमाम जजेस के साथ मिलकर मीटिंग करें, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं है जुडिशरी के ऑपरेशंस के हवाले से, जुरिस्डिक्शन के हवाले से, तो वो क्लियर करें। यासीन आजाद साहब, यही सवाल लेके मैं आपके पास आऊंगी कि आपकी नजर में मौजूदा हालात में, सारे सूरत हाल पे आपकी नजर है, रियासत का बाबा कौन है? मुक़न्नना है, अदलिया है, या कोई और है? मैं इरफान कादर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे आइन के अंदर जितने भी इदारे हैं उनके एक लीगल जो पैरामीटर है वो तय है कि इदारों ने अपनी लिमिटेशन के अंदर रह के काम करना है। तो लिहाजा 1973 का जो हमारा आइन है उसके मुताबिक बाबा तो ना तो हमारी अदलिया है, बाबा ना हमारी एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट है, और अगर दूसरे कंटेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि इन तमाम इदारों के ऊपर एक जो बाबा है वो एस्टेब्लिशमेंट है। मैं एक क्लियर बात करता हूँ। तो जो वक्तन फ़वक्तन इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। अब देखना यह है कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस टाइप के जो हमारे जजमेंट
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के से आ रहे हैं और डिस्क्वालिफिकेशन का एक कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। अगर आपने इसी तरह लोगों को ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि ये अमीन और सादिक नहीं है, तो मुझे डर है कि एक ऐसी बहस शुरू हो जाएगी जिससे लोगों को इस बात का मौका मिलेगा कि वो हमारी अदलिया के इदारे पे खुलकर बात करे। और मेरे नज़दीक ये तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। ऐसा मौका अगर हम फ्राहम करते हैं तो इसका मतलब है हम खुद गलत काम करते हैं। आपने समझते हैं कि वो सूरत हाल आ गई है और इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब आज मजबूर हो गए थे? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पार्लियामेंट का इदारा वो एक इदारा है जो कानून साजी का काम करता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि पार्लियामेंट के इदारों ने अपनी कमजोरी की बिना पर ये मामलात बजाय पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करने के खुद अदलिया में लेकर चले गए। और अदलिया ने जाहिर है कि कोई ना कोई फैसला देना है। जिस तरह कल का फैसला जो है, जिस तरह मैं आपको बताऊं, उसमें एक जज साहब ने इजाफी नोट लिखा। मेरे नज़दीक उसे इजाफी नोट में जो कुछ उन्होंने रिमार्क्स दिए, गो कि उसे इजाफी नोट की अब कानूनी हैसियत मेरे नज़दीक इसलिए नहीं है कि वो 2 और 1 की पोजीशन में है, लेकिन जो इजाफी नोट आपने लिखा और जो कुछ कहा, इससे आपने एक दफ़ा फिर जिन लोगों को आपने पहले डिस्क्वालीफाई किया था पनामा लीक के केस में, उनको फिर इस बात का मौका दे दिया कि बदलिया को क्रिटिसाइज करें। सवाल ये पैदा होता है कि कल के इस जजमेंट में वो नवाज शरीफ साहब तो पहले कह चुके थे कि इमरान खान और जहांगीर तरीन केस में मुझे ही दोबारा से नाअहल कर दिया जाएगा, तो वो अपने इजाफी नोट देकर ये बात साबित कर दी जो मेरे नज़दीक नहीं होना चाहिए था, किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए था। अब देखना यह है कि जब हमारा आइन इन तमाम इदारों के जो इख्तियारात हैं उसका तयन करता है, पार्लियामेंट का इदारा वो इदारा है जो कानून साजी करता है, अदलिया का इदारा कानून साजी नहीं कर सकता, अदलिया का इदारा कानून की तशरीह करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अदलिया का इदारा जब कानून साजी नहीं कर सकता, पार्लियामेंट का इदारा कानून की तशरीह नहीं कर सकता, कानून बना सकता है, तो इसका मतलब है हमारे आइन में हर चीज़ का तयन कर दिया गया। और जब इदारे अपने लिमिटेशन को क्रॉस करेंगे तो उस सूरत में क्राइसिस होंगे, लोगों को मौका मिलेगा एक दूसरे पर क्रिटिसाइज करने का। और पार्लियामेंट के इदारे के मतलब मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट के लोगों ने खुद ही अपने इदारे को इतना कमज़ोर कर दिया। अगर वो कमज़ोरी शो ना करते और अपने तमाम पॉलिटिकल मामलात को पार्लियामेंट के अंदर तय करते, उनको अदलिया में ना ले जाते, तो मुमकिन है जो आज सूरत हाल पैदा हुई है ये ना होती। अब जिस तरह मैं आपके इसी पॉइंट को कामरान मुर्तजा साहब की तरफ लेके जाऊंगी। कामरान साहब, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं? जी बिल्कुल हूं। ठीक है कामरान साहब, आपने यासीन साहब की बात बहुत तहम्मुल से सुनी। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के इदारे को सियासतदानों ने खुद कमजोर किया है। क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है कि पार्लियामेंट को खुद उसके अंदर बैठने वालों ने कमजोर किया है, या हम कुछ ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म देख रहे हैं, खासतौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। इसमें पार्लियामेंट में बैठने वालों ने भी अपने आप को कमजोर किया। उसमें हमने वो स्टैंडर्ड जो रिक्वायर्ड है पार्लियामेंट का, वो स्टैंडर्ड हम दे नहीं पाए। उसके अलावा जो इस मुल्क में आधा वक्त जो है वो गैर जमहूरी कुव्वतों ने गुजारा, उन्होंने हमेशा जो है ना आधा वक्त तो वैसे ले लिया और बाकी वक्त जो है ना वो इस पार्लियामेंट को या सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद तीसरा अंसर जो है ना वो जो ओवर एक्टिविज्म है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई जुडिशरी, वो उसने जो है ना वो रही से ही कसर पूरी कर दी। इसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि अदलिया में मेरे पार्ट पे कम से कम तनकीद हो, बावजूद इसके कि फैसलों से मैं इख्तिलाफ करता हूँ। उसकी वजह है कि वो कुव्वतें जिनकी सिविल सुपरमेसी पे नजर होती है, जो इसके खिलाफ है सिविल सुपरमेसी के, वो हमेशा अदालतों को कमजोर करना चाहते हैं। अब भी आप देख लीजिए कि मामला अल्टीमेटली जो है, अल्टीमेटली क्या हुआ कि पॉलिटिशियन यानी पार्लियामेंट वर्सेस कोर्ट शुरू हो गया। तो ये जो सिविल सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट है, ये सारा उसके खिलाफ आ जाता है। बावजूद इसके कि हमारा अदालती निज़ाम कमजोर है, बावजूद इसके कि हम बहुत सी चीजों से इख्तिलाफ करते हैं, मगर इसके बावजूद हम इन अदालतों के साथ इसलिए खड़े होते हैं कि सिविल सुपरमेसी पे हमने समझौता नहीं करना। कि हम अदालतों को कहते हैं कि वो करिए जो आपको करना चाहिए। अब अगर हम इसके अगले स्टेप पे आ जाएंगे तो उसके नतायज जो है ना वो इससे ही खतरनाक होंगे। और मेरा ख्याल है कि वो ताकतें जो ये चाहती है कि वो खतरनाक नतायज की तरफ ले जाए, उनकी मंशा पूरी हो जाएगी।
ओके, ये पॉइंट आपने कामरान साहब बड़ा जबरदस्त दिया है। इरफान कादिर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? ये कामरान साहब फरमा रहे हैं कि सिविल सुप्रीमेसी पर जिन ताकतों की नजर है जो इसको अंडरमाइन करना चाहती हैं, वो फिर ओवर जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से शायद उसमें कामयाब हो जाती हैं। जबकि चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा कि बाबा ना तो किसी प्लान का हिस्सा बना और ना ही बनेगा। फिर इसके बाद हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ भी आएंगे। देखें, दो चीजें होती हैं, एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक होती है जुडिशियल ओवर रीच। एक्टिविज्म तो दुनिया की जो मुख्तलिफ अदालतें हैं वो एक्टिव होती हैं, प्रोएक्टिव भी होती हैं, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक। लेकिन जुडिशियल ओवर रीच का शिकार होना जो है ना, वो तो एक किस्म की डायरेक्ट वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि जो हदूद और कयूद आइन ने आपको दिए हैं, जो दायरा इख्तियार आपके, आप उससे बाहर निकल जाते हैं। अब अगर आप उससे बाहर खुद ही निकल गए हैं, जैसे कि कमरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि तीसरी कुव्वतों के सामने जुडिशरी अपने आप को कमजोर करती है और तीसरी कुव्वतें फिर उस चीज का फायदा उठाती हैं। ठीक। तो यहां पे मैं नहीं समझता कि तीसरी कुव्वत जो है कोई इसमें कोई उनकी मददगार साबित हो रही है या उसने कोई मावनत की है इनकी कि ये जुडिशियल ओवर रीच का शिकार हो जाए। फैक्ट ये है कि अभी पनामा केस में भी जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा है कि पनामा केस का जो भी डिसीजन है इसका हमसे कत्तन कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर उस पर भी डिबेट है ना कि वो आर्मी चीफ को कहना चाहिए था ये बात या नहीं कहनी चाहिए थी। ताल्लुकी का इजहार किया है कि वो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिस तरह कमरान मुर्तजा साहब ने ख्याल का अपना इजहार किया है, तो इस तरह और भी अगर लोगों ने ख्यालात का इजहार किया तो उन्होंने फिर क्लियर कर दी बात कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अदलिया को भी सपोर्ट करना चाहिए आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को कि आर्मी चीफ जो है उनका कोई अमल दखल नहीं है अदलिया के मामलात में। लेकिन सर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि फिर आर्मी चीफ को इस किस्म की वजाहत देने की जरूरत क्यों महसूस हो और चीफ जस्टिस को इस किस्म की वजाहत जो कि आज उन्होंने दी है ये क्यों जरूरत महसूस हो। सर जरा डिबेट को आगे लेके चलते हैं। यासीन आजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जो अदालती रिफॉर्म्स की बात की है आज, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि खुदा के लिए मैं हाथ फैला के कह रहा हूं कि इस्लाहात करें, अगर अदालती इस्लाहात ना हुई तो फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो इरफान कादिर साहब ने बात की है उसका जवाब उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मेरे नज़दीक ना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए और ना ही सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि मेरे नज़दीक अगर आप आर्मी चीफ के जो ओथ को लेके देखेंगे तो ओथ के अंदर ये वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि फौज का कोई भी जो है आदमी वो सियासत पे कोई इज़हार ख्याल नहीं कर सकता। आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ कि वक्तन फ़क्तन जब इस मुल्क में मार्शल लॉ आया, डिक्टेटर आया, तो किसी भी अदालत ने आए दिन तक मार्शल लॉ को गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं किया। ये बात तो अपनी जगह हकीकत है। 11 साल तक एक जनरल इक़्तिदार में आता है, ताकत के बलबूते पे इक़्तिदार करता है, हालांकि ये हम जानते हैं कि वो आईनी तौर पर उसने जो स्टेप लिया वो गैर कानूनी है। तो अगर ऐसे मामले में हमारी अदलिया स्टेप लेती और उसको गैर कानूनी डिक्लेयर करके ये कहती कि आप अपने घर चले जाएं, तो आज की जो ये सूरत हाल है या जिस टाइप की हम डिस्कशन कर रहे हैं शायद ये न होती। और दूसरी बात जो आप कर रही हैं रिफॉर्म की बात है या चीफ जस्टिस साहब ने आज जो आपने बात कही है, मैं एक बात अमूमन कहता हूँ और आज फिर रिपीट करता हूँ कि तमाम इदारों को खुद पहले अपने इदारे का एहतसाब करना चाहिए और वो देखना चाहिए कि उसका इदारा बजाते खुद क्या काम कर रहा है। क्या पार्लियामेंट इदारा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि क्या मजबूती से अपना रोल प्ले कर रहा है, इसी तरह से अदलिया के इदारे के मुतल्लिक जो उनका अपना इदारा है उसके अंदर जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और उनका भी हल निकालना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम वक्तन फ़क्तन इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ उस अंदाज में फराम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। तो मैं यासीन साहब, मेरे पास चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, तो इरफान कादिर साहब अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से आपके कमेंट्स प्लीज। जी, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि अदालती रिफॉर्म्स होने चाहिए और मैं समझता हूँ इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। इस पे जजेस जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट्स को भी देखना चाहिए और ये बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स अगर स्ट्रिक्ट लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सामने रखें तो वो आइन के मुताबिक नहीं हुई थी और आने वाली पार्लियामेंट को चाहिए कि अदलिया में जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको रिविजिट किया जाए, उनको अदलिया को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए और उसके साथ ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म्स किए जाएं कि कोई भी
जज इस तरह का फैसला ना दे सके कि किसी का राइट ऑफ अपील हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जिस तरह 184(3) में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये फैसला दे देते हैं, जैसे जंगीर तरीन के खिलाफ फैसला हो गया या जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला हो गया, तो उनके लिए दहशतगर्द तो राइट ऑफ अपील है, लेकिन ये 184(3) का जब इस्तेमाल करते हैं तो एक दहशतगर्द जितने भी राइट्स उनको नहीं रहते। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का जो 184 इस्तेमाल है वो सारा जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। ठीक है सर, टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, कामरान मुराद और यासीन आजाद साहब इस प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 16 दिसंबर के 2 सानेहात के हवाले से बात करें। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे प्रोग्राम में 16 दिसंबर के हवाले से। तारीख एक है लेकिन सानेहात 2 हैं। एक दफा फिर दिसंबर है और एक बार फिर दिसंबर की वही तारीख है जो पाकिस्तानियों के दिलों को चीर के रख देती है। आज फिर 16 दिसंबर है, तारीख एक है लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें 2 बड़े सानेहात हैं। एक 16 दिसंबर 1971, 46 साल बीत गए, पाकिस्तान को 2 लख्त हुए जब पाकिस्तान की धरती का जिगर का टुकड़ा मशरकी पाकिस्तान उससे अलग हो गया। और एक 16 दिसंबर 2014 जब पाकिस्तान की कितनी ही माओं के जिगर के टुकड़े हमेशा के लिए उनसे 2 लख्त हो गए, हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गए। पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में तहरीक-ए-तालिबान, कलअदम तहरीक-ए-तालिबान के दहशतगर्दों का इंतहाई भयानक, इंतहाई सफाक हमला। 3 साल हो गए लेकिन पूरी कौम इस सानहे का दर्द आज अपने दिलों में महसूस करती है। वालिदैन को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। 3 साल हो गए, एक शोहदा फोरम बना हुआ है जो मुसलसल इस वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहा है, लेकिन कुछ ताकतें जुडिशियल इंक्वायरी होने नहीं दे रही। और एक ऐसे दिन जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशियल निजाम में, अदालती निजाम में इस्लाहात की बात की है और एक ऐसे बच्चे की बात की है कि जिसकी हलाकत हो जाती है सड़क पे लेकिन उसके बाप को, उसकी माँ को इंसाफ नहीं मिलता, तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मुझे शर्मिंदगी है कि मैं ऐसे निजाम में रहता हूं। और 3 साल पहले कितने ही बापों, कितने ही माओं के लख्ते जिगर स्कूल में कट गए थे, स्कूल में शहीद हो गए थे जहां वो पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन उन तमाम बच्चों को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। कितने ही दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद मारे गए, कितने ही दहशतगर्दों के सर पर यह इल्जाम लगा कि वो इस सानहे में मुलव्विस थे, लेकिन वालिदैन हैं कि उनके दिलों को करार नहीं आ रहा। और ये करार पूरी पाकिस्तानी कौम को नहीं आ रहा पिछले 46 साल से भी, क्योंकि सकूते ढाका का खम, वहां का लगा हुआ जख्म आज तक भुलाए नहीं भूलता। आज के दिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी कौम ने इन 2 बड़े सानेहात से कोई सबक सीखा? एक 9/11 हुआ था जिसके बाद अमेरिका ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, अपनी पूरी पॉलिसी तब्दील करके रख दी थी। हमने भी 16 दिसंबर 2014 को अपना 9/11 करार दिया था। उसके बाद हमने 20 निकाती नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, लेकिन उस 20 में से एक नुक्ते पर भी अमल ना किया जा सका। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सिविलियन क़यादत हो, चाहे वो फौजी क़यादत हो, उसके पास इस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल ना होने के मुख्तलिफ उज़र हैं। एक दूसरे के कोर्ट में गेंद फेंकी जाती है कि दूसरे की लापरवाही की वजह से या दूसरे की पॉलिसीज की वजह से या दूसरे की हिकमत अमली की वजह से नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो पा रहा। अब 16 दिसंबर के दिन हमें ये अज़्म करना है कि पाकिस्तानी कौम ने इन सानेहात से कोई सबक सीखना है या नहीं, या हर साल
बरसियां मनानी हैं। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया।